Hello guys, this is Sir Mahad Amir and SirMahadAmir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Thank you. Assalamualaikum मेरे प्यारे बच्चों, I am वेलकमिंग यू अगेन एट लेक्चर नंबर 5 ऑफ ऑसिलेशंस। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग बहुत सारी डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। वी वुड बी कवरिंग वेरी फ्यू लिटिल बेसिक फॉर्मूलाज। दीज फॉर्मूलाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इनको बस एक नज़र हम लोग मारेंगे और आप इनको एक जगह लिख लीजिएगा। इनकी वर्किंग रिसेंट एग्जाम्स में ना होने के बराबर है, बट अगेन आई फील कि यार कभी इस्तेमाल हो सकते हैं तो मैंने इनको लिख दिया है, ठीक है। इनकी डेरिवेशन भी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। थोड़े ओल्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलाज फिर भी यूटिलाइज हो रहे थे, बट रिसेंट में अब ये फॉर्मूलाज बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। तो मीनवाइल लास्ट लेक्चर हमारा एनर्जी से रिलेटेड था, हमने एनर्जी की बात कंप्लीट कर ली थी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले अगर एक पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो वो सारे फॉर्मूलेज हमारे पास हैं जिनमें हम लोग ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बट दिस अ डायरेक्ट फॉर्मूला एज वेल that time period can be calculated by 2 pi root of length over g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारी सिलेबस का हिस्सा है। ये रूट होल रूट है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसके डायरेक्टली टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो मैं फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास पेंडुलम की लेंथ हो तो मैं बड़े आराम से उसकी जो है टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड की एक खास बात याद रखिएगा, टाइम पीरियड जो है इतना बड़ा, इतना घुमाऊं या इतना घुमाऊं, इट्स ऑलवेज सेम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये फॉर्मूला में ये बात भी बताता है दैट डिस्प्लेसमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मूविंग ऑन, अगर एक स्प्रिंग सिस्टम है और अगर आपके पास उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय रूट ऑफ 2 बाय रूट ऑफ मास ओवर के। तो ये टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले ये भी बन जाते हैं, रूट ऑफ मास ओवर दिस के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर आप टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं 2 पाई, अगर एक्सटेंशन को यूज करें तो एक्सटेंशन ओवर ग्रेविटी। इन दो फॉर्मूला से भी आप टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो या फिर आपके पास एक्सटेंशन हो तो बड़े आराम से निकल आता है। मीनवाइल अगेन ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाले फॉर्मूले नहीं है, बहुत रेयरली यूज होते हैं, तो इनको एक जगह लिख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा। अच्छा, इन्हीं दोनों को अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो आई वुड गेट द फॉर्मूलाज फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंस इट्स 1 ओवर टाइम पीरियड, तो अगर आप 1 ओवर 2 पाई रूट ऑफ के ओवर एम कर दें, दिस वुड बी फ्रीक्वेंसी, एंड द सेकंड वन इज 1 ओवर 2 पाई रूट ऑफ जी ओवर एक्सटेंशन। इससे भी आपके पास टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये चार फॉर्मूलाज आप लिख लीजिएगा अपने पास। कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ ओल्ड क्वेश्चंस में आते हैं, मैं उनको यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा। इनके बगैर भी सवाल हो जाते हैं, वो भी तरीकेकार बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगेन आपके पास जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि 2 पाई एफ, आप जो है एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में आप ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लगा के यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम देयर एज वेल। तो इसके बगैर भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट दे आर डायरेक्ट मेथड्स और इनसे आंसर्स भी आ जाते हैं। तो आई थिंक सिर्फ इस वजह से मैंने इनको यहाँ पे स्टेट कर दिया। मूविंग ऑन। अच्छा, अब हमारे पास जो है देयर आर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द मास अटैच इन 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। ये 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स से अगर कोई मास ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे। तो द टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 पाई रूट ऑफ m over 2k, and 2k is going to be 2 times the spring constant, and why 2? Because there are two particular springs attached, तो इसके लिए हम लोग 2 यूज करते हैं, ठीक है। and then you would inverse that, you would get the formula for frequency, that is 1 over 2 pi root of 2k over m। तो इस एतबार से you have got these formulas जो आपके पास ये सारी सिस्टम्स के लिए, एक SHM के सिस्टम्स के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, that was not the topic of discussion for today। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन was types of oscillation, और आज हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे दैट एक रियल लाइफ सिचुएशन में ऑब्जेक्ट 100% एनर्जी कंजर्व करके ऑसिलेट नहीं करता।
सबसे पहले हम लोग फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे वो पेंडुलम के केस सिनेरियोज लेक्चर नंबर 4 तक हमने डिस्कस किए, जिसमें उस पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट कमी नहीं हो रही थी, वो स्प्रिंग की मूवमेंट की डिस्प्लेसमेंट कमी नहीं हो रही थी, उसके एम्पलीट्यूड्स थ्रू आउट सेम थे। ऐसी ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस बोलते हैं। दीज ऑसिलेशंस हैव नो डैम्पिंग इफेक्ट। व्हाट इज डैम्पिंग, कमिंग टू दैट इन अ बिट। बट ये ऑसिलेशंस जो होती हैं, ये हमारे पास इनकी जो लेंथ है वो हमेशा थ्रू आउट सेम रहती है। दे आर वर्किंग एग्जैक्टली द सेम वे, और ये हमारे पास इनकी कोई लेंथ में कमी नहीं आती, मूवेबल लेंथ में। तो ये हमारे पास ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें कोई एनर्जी लॉसेस ना हो, जो ऐसी जगह पे प्रेजेंट हो जहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वैक्यूम में अगर मैं ऑसिलेट करवाऊं एक पेंडुलम को, सच ऑसिलेशंस माय चाइल्ड इज बेसिकली known as free oscillations. इसका एम्पलीट्यूड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सिंस सेम ही लेंथ पे बार बार ये ऑसिलेट कर रही होती हैं। रियल सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल सिचुएशन में वी एक्चुअली हैव फ्रिक्शन, वी हैव रेजिस्टिव फोर्सेस, तो दैट बेसिकली कॉजेज द एनर्जी टू बी रिड्यूस्ड, एंड इवेंचुअली इसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट लॉस हो जाती है, एंड देन दीज ऑसिलेशंस आर सेड टू बी डैम्प्ड। देखो यार, डैम्पिंग क्या होती है। अगर इसी ऑसिलेशन में मैं थोड़ी सी डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो यू वुड रियलाइज कि इसकी मूवमेंट स्लो होते 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 इवेंचुअली इट वुड कम टू रेस्ट। तो डैम्पिंग बेसिकली रेफर्स टू लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। तो जब भी हमारे पास रेजिस्टिव मीडियम होते हैं, डैम्पिंग इज बेसिकली ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेंडुलम को एयर में मूव करा दूं तो एयर रेजिस्टेंस है, इट वुड एक्चुअली स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन, और आहिस्ता 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 इट वुड कम टू रेस्ट। तो ये हमारे पास डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग की फर्दर कैटेगरीज में जाने से पहले लेट्स डिस्कस डैम्पिंग इन अ पेंडुलम एज वेल, क्योंकि हम लोग बचपन से पेंडुलम को डिस्कस कर रहे होते हैं, बट अगेन हम इसको डैम्पिंग के एतबार से भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करवा दूं, ठीक है, तो यू वुड रियलाइज कि अब हमारे पास जो है इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। सोचे किस लाइन से स्टार्ट किया था, नाउ इट्स रिड्यूसिंग, और कम होते होते हमारे पास इट वुड रिड्यूस डाउन डाउन डाउन, एंड इवेंचुअली इट वुड कम टू इट्स मेन पोजिशन एंड कम टू रेस्ट। ये हमारे पास डैम्पिंग हो जाती है, ठीक है। तो डैम्पिंग के अंदर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, अब क्योंकि मैं डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो मैं इसकी एनर्जी को भी समझता हूं कि रियलाइज के थर्मल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, एंड इवेंचुअली जो सारी की सारी एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ये सारी की सारी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड टोटल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड हीट लॉसेस, सॉरी एनर्जी लॉसेस। तो ये थोड़ी सी इसमें जो है मॉडिफिकेशन आ जाती है, तो ये बात को जहन में रखिएगा। वेल, इफ सम सिंपल हार्मोनिक मोशन कम्स टू रेस्ट, the total energy is overall converted into in terms of work done against friction forces or energy lost. So ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा। मूविंग ऑन, कैटेगरीज ऑफ डैम्पिंग 3 है। एक हमारे पास लाइट डैम्पिंग है। लाइट डैम्पिंग का मतलब है आराम आराम से जो है डैम्पिंग होती है, ठीक है। और एक है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। हैवी डैम्पिंग का तो नाम भी अब सिलेबस में नहीं है, बट अगेन मैंने लिख दिया समझाने के लिए। लाइट डैम्पिंग जैसे एयर में होती है, आराम आराम से डैम्पिंग होती है, एंड इवेंचुअली थोड़ी देर बाद आफ्टर सर्टेन 100-200 ऑसिलेशंस इट कम्स टू रेस्ट। बट अगर क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करूं, लेट्स सपोज कोई बहुत, मैं किसी मीडियम में बात करूं जैसे वाटर है, यार खास बात यह है कि वाटर में जो डैम्पिंग होगी ना वो बेटा ऐसे बस वो एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऐसी डैम्पिंग को हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी इट वुड कम टू रेस्ट बिफोर वन ऑसिलेशन। मतलब आप इस बात को रियलाइज करेंगे, अगर आप पानी में एक पेंडुलम को फेंक दें तो पेंडुलम मे बी कम्स डाउन और वो थोड़ा सा आगे जाके इट वुड कम टू रेस्ट, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन भी नहीं कर पाएगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज हैवी डैम्पिंग या क्रिटिकल डैम्पिंग। ये दोनों एक ही वर्ड्स में कंसिडर किए जाते हैं, बट क्रिटिकल डैम्पिंग की वर्ड्स हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पासवर्ड्स का मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहां पे भी एक लास्ट क्वेश्चन में क्रिटिकल डैम्पिंग का जिक्र आया। मीनवाइल वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बट क्रिटिकल डैम्पिंग में होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो इवेंचुअली रिड्यूस होते 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 इट वुड कम टू रेस्ट,
सो अगर एक पेंडुलम एयर में ऑसिलेट कर रहा है तो सॉरी मैं उल्टा बोल गया, लाइट डैम्पिंग में होता क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस रिड्यूस डाउन एंड इवेंचुअली इट वुड कम टू रेस्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ये क्या है कि भाई हर साइकिल के बाद एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू रिड्यूस बिकॉज एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट एंड इवेंचुअली इट वुड कम टू रेस्ट। देख भी लीजिएगा इसको, मैं ग्राफ्स बंद करता हूं। तो हर 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 चक्कर के बाद यू वुड रियलाइज कि एम्पलीट्यूड इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड इवेंचुअली इट वुड कम टू रेस्ट। थोड़ी देर बाद इट वुड कम टू रेस्ट, सारे एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, शुरू में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था एंड इवेंचुअली द एम्पलीट्यूड वाज बीइंग रिड्यूस्ड एंड इवेंचुअली इट केम टू रेस्ट। तो लाइट डैम्पिंग के अंदर व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इस एम्पलीट्यूड एंड टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही होती है। टाइम पीरियड जो है और फ्रीक्वेंसी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टाइम पीरियड कम नहीं होता, जितना टाइम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले उसमें लगा वही टाइम बिल्कुल आखिर वाले में लगेगा। टाइम पीरियड रिमेन्स सेम फॉर ईच ऑसिलेशन। द टाइम पीरियड T1, T2, T3 टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। वेल ऑन दैट नोट अब हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है। वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दैट एंड इवेंचुअली विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोलता है, in a light damping it can be observed that amplitude reduced from 1 centimeter to 0.8 centimeter, ठीक है, in the first 10 oscillations. Can we say that in the next 10 oscillations the amplitude would reduce down to 0.8 to 0.6? नहीं बेटा, याद रखिएगा ऐसा कोई फनकारी नहीं है, लीनियरली नहीं हो रहा होता, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो आप इसका आंसर भी ऐसे ही देंगे because based on the property of light damping the amplitude decreases exponentially non-linearly। basically linear नहीं है कि भाई हर 10 ऑसिलेशन के बाद बराबर बराबर होगा, तो ये नॉन लीनियरली जो है आपके पास रिड्यूस होता है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये बोलता है कि द ग्राफ ऑफ ऑसिलेशन इज शोन लाइट डैम्पिंग causes the energy to reduce by 20%, sketch the new graph given on the same axis। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। एनर्जी 20% रिड्यूस हो गई, तो 20 मिली जूल्स का 20% अगर निकाल रिड्यूस करना, दैट मींस 80% इज लेफ्ट, तो 16 मिली जूल्स एनर्जी बच गई होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा, मतलब 20% रिडक्शन के बाद 16 मिली जूल्स एनर्जी बच गई होगी। अब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 20 मिली जूल्स थी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस वक्त 8 सेंटीमीटर थी, तो इसकी मदद से सबसे पहले बेटा मैं एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं। सुनिएगा बेटा, बात को बहुत ज्यादा तंग हो जाएंगे। एम ओमेगा स्क्वायर जो कि थ्रू आउट एक कांस्टेंट है, ना मास चेंज होना है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है, तो एम ओमेगा स्क्वायर का कंबाइंड वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट आई एम गेटिंग एज 6.25। अब जब मेरी एनर्जी 16 मिली जूल रह गई है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, अब मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मैंने निकाली थी उससे डिवाइड कर दूंगा, एंड आई विल रूट दैट इन ऑर्डर टू गेट दी डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे, 16 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिवाइडेड बाय द वैल्यू, एंड यू वुड गेट द आंसर एज 0.07, दैट इज इन मीटर्स, तो उसको सेंटीमीटर में करते हैं 7 सेंटीमीटर्स। तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे, जो अब आपका नया ग्राफ आएगा दैट इज गोइंग टू बी एट 7 सेंटीमीटर्स। ये ग्राफ हमारा 7 सेंटीमीटर्स पे आएगा, ऑल्दो 20% एनर्जी रिड्यूस हो गई है, बट जो हमारी वैल्यू है दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। तो बेटा ये एक नॉर्मल पॉसिबल तरीकेकार है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं, एंड किस तरीके से आ रहे होते हैं, यू वुड सी दैट इन द पास्ट पेपर्स
बट मीनवाइल इस बात को समझिएगा कि मैंने सबसे पहले एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर इटसेल्फ थ्रू आउट एक कांस्टेंट है ना, मास चेंज होना ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डैम्पिंग के अंदर मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये बात आपने बहुत सीरियसली समझनी है कि ये सब चीजें इस तरीके से ही होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मैं आपकी बात को समझा सका हूं। मीनवाइल ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है डैम्पिंग का एक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह देयर इज वन मोर लेक्चर लेफ्ट, होपफुली उसमें आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एंड उसके बाद विल डू अ लॉट ऑफ पासवर्ड्स, यू विल बी एबल टू डू ऑल द पासवर्ड्स प्रेजेंट। मीनवाइल अभी भी आप 80-90% क्वेश्चंस कर सकते हैं बिकॉज रेजोनेंस इज नॉट वेरी मच आस्क्ड कॉन्सेप्ट, रेयरली पूछा जाता है हर 4-5 पेपर्स में एक बार। तो लेट्स कॉल इट अ डे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। दैट्स इट फॉर लेक्चर नंबर 5।